गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किसी प्रकार के भूक्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप वहां दूर दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित रहेंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर है तो आप पर्वतीय ढलानों एवं घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह से प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया गया। हिमालय एवं उत्तरीय मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ। भूगर्भ एवं वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत की अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिससे ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियाँ एवं तेज बहने वाली नदियाँ, ये आप देख रहे हैं ऊपर का जो नक्शा है उसमें हिमालय की चोटियाँ दिखाई गई है। ये इधर गंगा, यमुना, चंबल, घाघर सारी नदियाँ है। और हिमालय की एवरेस्ट पर्वत है, जांगर है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान जालोड निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार अग्न्येय एवं रूपांतरीय शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ी से चौड़ी घाटियां बनी है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृति निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। बात करते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत। भारत का उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट में दृष्टिकोण से विलित पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर और पश्चिम भाग के अपेक्षित पूर्व भाग की ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है। आपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ में हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतह श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है, जो 8848 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर। कंचनजुंगा जो भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8598 किलोमीटर। फिर है माकुलू जो नेपाल में है, 8481। धौलागिरी जो नेपाल में है, 8172। अब बात करते हैं अपन आगे की। नागा पर्वत ये भारत में है, 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078। नंदा देवी भारत में है, 7817। कामेट भारत में है, 7756। नामचा बरुआ भारत में है, 7756 किलोमीटर। अब है गुरुला मंदाता जो नेपाल में है, 7728। महान हिमालय के वलय की आकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड अग्न्येय का बनाया है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमनियों का प्रवास होता है। हिमद्रव्य के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है।
एक हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तनशीलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 मीटर से जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। कांगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है। इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र नगरों के लिए जानी जाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनती है। ये घाटियाँ बजरी तथा जालोड़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दूना के नाम से जाना जाता है। यह कुछ प्रसिद्ध दूना जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून ये आप देख रहे हैं हिमालय की चोटियां हैं जो ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रही है। हिमालय लिखा हुआ है और कैलाश श्रेणी है। ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास की शिवालिक श्रेणी है। ये सारी हिमालय की चोटियां हैं। सबसे ऊंची कौन सी है और उससे नीचे कौन सी है, तो ये सब आप देख लेना। इसके बाद बात करते हैं उत्तर दक्षिण की बात करते हैं। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिर फैले क्षेत्रफल के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय नाम से जाना जाता है। सतलुज एवं काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय का भाग कमाऊन हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली एवं तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के नाम से तीस्ता और दिंगांग नदियां आसाम हिमालय के और सीमांकन करती है। हिमालय में कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता आते हैं। ब्रह्मपुत्रा हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। दिंगा महाखंडा गरज के बाद में हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बालुआ पत्थरों से अवसादी सेल से बना है। ये घने जंगल से ढकी है। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैला है। पूर्वांचल से पटाकोई एवं नागा मिजो मणिपुरम पहाड़ियाँ शामिल है। उत्तरीय मैदान 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बनी है। यह मैदानी जलोढ़ से बना है और लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इसे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ है। मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा, वातावरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरीय पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेप कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है,
परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित कर होने जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। वितरिकाएँ कहा जाता है। क्या जब नदियाँ बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? वितरिकाएँ कहा जाता है। उत्तरीय मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरीय मैदानों के पश्चिमी भाग में पंजाब मैदान कहा जाता है और सिंधु इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इन मैदानों का बहुत बड़े भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेमला, चेनेबाय, रावी, व्यास, सतलुज जल हिमालय से निकलती हुई मैदानों के इस भाग को दुआबों की संख्या में बहुत अधिक है। मैदान के गंगा के मैदान में विस्तार घाघर तीस्ता नदियों के बीच में या उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में पश्चिमी बंगाल में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र मैदान के पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों में व्याख्या सामान्य उच्चोवच बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में किया जाता है। यह सही नहीं है कि विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतियाँ विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय वे शिवलिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी से गुटिका का निक्षेपण करती है। इससे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से। सभी सरिताएं तभी भाबर पट्टी के विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी को दक्षिण में सरिताएं तथा नदियाँ पुनः निकल आती है। नवा एवं दलदली क्षेत्रों को निर्माण करती है जिसे तराई कहा जाता है। ये वन्य प्राणियों की बाढ़ एवं घने जंगल के क्षेत्र थे और बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में आई शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में द्विधा राष्ट्र पार्क का स्थिति ज्ञात की जाती है। उत्तरी मैदान के सबसे विशालतम भाग पुराने जालोर का बना है, जो वह नदियों को बाढ़ में मैदानों को ऊपरी स्थिति और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के मृदा एवं चूनेदार निष्पेक्षण पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों का खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसीलिए इसे उपजाऊ होते हुए गहन खेती के लिए आदर्श है। प्रदीप्य पठार कल पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।